नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं आज का मनी मंत्र, वो शो जिसमें हम आपको ऐसी खबरें बताते हैं और समझाते हैं आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में, जो सीधे आपसे जुड़ी है, जिनका सरोकार आपसे है। न्यूज दैट यू कैन यूज एंड न्यूज दैट यू शुड एंड ऑट टू यूज, क्योंकि आपकी नौकरी, आपकी आमदनी, आपकी गृहस्थी, आपके बाल बच्चों और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें होती हैं। कोई राजनीति नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं। और आज की खबरों का विश्लेषण करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार, एनडीटीवी इंडिया के मैनेजिंग एडिटर रह चुके हैं अनिंदो चक्रवर्ती मेरे साथ जुड़ गए हैं। और अनिंदो, आज की जो बड़ी खबर है, लीड स्टोरी है इकोनॉमिक टाइम्स की, इंडिया कैन एस्पायर फॉर 7% ग्रोथ सून इफ पॉलिसीज आर कंसिस्टेंट। ये जेपी मॉर्गन के चेयरमैन कह रहे हैं। अब ये खबर मैं क्यों ले रहा हूं? अब 7% की बातें, ग्रीन शूट्स की बड़ी बातें होती हैं, और जो ये फॉरेनर्स हैं या जो विदेश में रहते हैं, रुचिर शर्मा का भी बयान, अभी ई अड्डा पर बैठे थे वो, इंडियन एक्सप्रेस जो करता है, और वो भी बता रहे थे कि देखिए हाई फिस्कल डेफिसिट है, अभी आप नोट नहीं छाप सकते। उस खबर पे भी मैं आऊँगा। ये इस प्रोजेक्शन को आप किस तरीके से लेते हैं? शक्तिकांत दास कह रहे हैं अभी कोई वी शेप्ड रिकवरी नहीं होगी, अभी रिकवरी एंट्रेंच नहीं हो पाई है, वो ऑफ शूट्स या ग्रीन शूट्स नहीं दिख पा रहे हैं। यहां कह रहे हैं 7% हो जाएगी। इसको कैसे देखते हैं आप? मुझे लगता है इसका जवाब इकोनॉमिक टाइम्स वाले दे पाएंगे आपको, संदीप जी, क्योंकि जो आप अगर देखें, जेमी डिमोन ने एक्चुअली ये नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि इंडिया शुड एस्पायर फॉर द स्टार्स, सितारों को छूने की कोशिश करनी चाहिए। इंडिया शुड एस्पायर फॉर 7% ग्रोथ, इंडिया को कोशिश करनी चाहिए 7% ग्रोथ करने के लिए। और ये करने के लिए भारत को क्या करना पड़ेगा? कैपिटल अकाउंट पे जो कंट्रोल होते हैं, मतलब जो पैसा आता है विदेश से, उस पे जो कंट्रोल है वो बिल्कुल हटाना चाहिए। बैंकों को जो है, वी नीड स्टेट ओन्ड बैंक्स टू बी रिफॉर्म्ड, मतलब है कि सरकारी बैंक जो है वो हमें बेच दीजिए। मतलब उनका कहना है कि ये सब आप करेंगे तो आप 7% गो करने को आकांक्षा रख सकते हैं। हाँ। और आकांक्षा भी नहीं, आप कह सकते हैं कि इन्होंने कहा कि सितारों को छूने की कोशिश करनी चाहिए। अब ये कहा जाता है कि जेपी मॉर्गन चेज के जेमी डिमोन एक प्रो, मतलब वो मानते कि भारत में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आप देखिए, इन्वेस्टमेंट क्या? इन्वेस्टमेंट मतलब ये नहीं कि फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट कीजिए, इनका मानना है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि ये सब क्या करते हैं, ये स्टॉक में पैसा लगाते हैं, एक दो मर्जर एंड एक्विजिशन जो है ये सब चीजें देखते हैं, इनका काम ये है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट के जो पंडित होते हैं, रुचिर शर्मा की भी आप बात कर रहे हैं, वो एसेंशियली एक स्टॉक मार्केट इकोनॉमिस्ट है, है ना? वो स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे लगाना चाहिए उसी के बारे में मैक्रो एनालिसिस करते हैं, है ना? लेकिन वो बहुत अच्छे स्टॉक मार्केट के इकोनॉमिस्ट रहे। लेकिन संदीप जी, स्टॉक मार्केट में देखते क्या है? क्या इकोनॉमी देखा जाता है? कतई नहीं। 23.9% का गोता खाया है और बाजार मार्च से लेकर अब तक 50% से ऊपर उछाल ले चुका है। क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ही चीज देखता है, दो चीज देखता है। पहला है कि किसी कंपनी का प्रॉफिट कितना हो रहा है ना? वो ये नहीं सोचते कि कंपनी अपने जो एम्प्लॉइज हैं, जिन लोगों को उन्होंने हायर किया है, काम पे रख, उनको कितना पैसा दे रहा है। जितना कम देंगे उतना अच्छा है स्टॉक मार्केट के लिए, क्योंकि प्रॉफिट उतना बढ़ता है। जितना अपना आप खर्चा काट देंगे तो उतना ही कोई भी स्टॉक मार्केट का गुरु कहेगा ये कंपनी अच्छा है भैया, ये अपना खर्चा काटता है। अगर किसी कंपनी ने अनाउंस किया कि उन्होंने आज 200 लोग की छटाई कर दी, तो उस स्टॉक का प्राइस बढ़ जाता है ना? क्योंकि प्रॉफिट बढ़ रहा है। दो चीज देखी जाता है, एक है कि मार्केट में कितना पैसा घूम रहा है। अगर स्टॉक मार्केट, अगर इंटरेस्ट रेट आरबीआई काट दे तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है। क्यों? ये नहीं कि लोग निवेश करेंगे, ये क्योंकि उधार लेके मार्केट में लगाना ज्यादा आसान हो जाता है। क्योंकि ज्यादातर मार्केट का खेल हम लोग नहीं करते हैं संदीप जी। हम जो म्यूचुअल फंड में थोड़ा पैसा डालते हैं, उनके चलते मार्केट नहीं खेलता है। जो आप निफ्टी में उछाल देखते हैं, वो एक्चुअली फ्यूचर्स ट्रेड में होता है, और उसमें सब मार्जिन ट्रेडिंग होता है। उसमें 1 लाख का आदमी पैसा लगाता है 15,000 का अपना डाल के, और बाकी 85,000 लोन लेकर, है ना?
तो जितना इंटरेस्ट रेट कम होगा उतना उनके लिए फायदा है, मार्केट में पैसा उतना आएगा। इसको लिक्विडिटी कहते हैं, तरलता, पैसा कितने तरल तरीके से बह रहा है। हाँ। यही दो चीज देखा जाता है। इसलिए जब जेमी डिमोन कहते हैं कि आप पैसे के मूवमेंट में और रिफॉर्म कर दीजिए, उतना और आसान कर दीजिए, है ना, तो उस तरीके से वो सही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 7% आप ग्रोथ करेंगे, लेकिन उनके दिमाग में कौन जीडीपी 7% और 2% हो, मुझे क्या है। अगर इंटरेस्ट रेट आप 2% पे रखे और कॉर्पोरेट जो कॉर्पोरेट का जो प्रॉफिट रेट है वो 15% है, तो 2% पे आप ग्रो कीजिए, 10% पे क्या फर्क पड़ता है। नहीं, इसीलिए मेरी प्रॉब्लम इन चीजों में, ऐसी हेडलाइंस में ऑनन मेरी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, इंडिया कैन एस्पायर फॉर 7% ग्रोथ। अभी हम 23.9 पर हैं, तमाम रेटिंग एजेंसियां 10 से 15% माइनस पूरे साल की ग्रोथ रेट का आकलन कर रहे हैं। सडनली एक लीड बिजनेस पेपर 7% की बातें करने लगता है, तो ये नैरेटिव, ये हमें फॉल्स नैरेटिव नहीं क्रिएट करना चाहिए या उम्मीदें हम बांध लें। और उधर टाइम्स ऑफ इंडिया की बिजनेस पेज पर खबर है, आरबीआई में नॉट पुश डेफिसिट मोनेटाइजेशन, गवर्नमेंट प्रेफर्स मूव टू कीप बोरोइंग्स अंडर चेक। तो यानी कि जो पैसे की कमी, आप तरलता की बात कर रहे थे, तरलता अलग है और लोगों की जेब में पैसा आना ये बिल्कुल अलग है। तरलता के नाम पर 20,97,000 करोड़ रुपए दिए गए। अब सरकार भी मान रही है वो 10% नहीं 0.34% था हमारे टोटल जीडीपी का, ये लोकसभा में जानकारी दे दी गई है। तो यहां पर यह कहना कि आरबीआई दबाव नहीं डालेगी कि आप डेफिसिट को, वित्तीय घाटे को मोनेटाइज करो, मतलब नोट छापो, आसान सी भाषा में, तो फिर पैसा कैसे आएगा ऑनन? पैसा दो तरीके से आ सकता है। एक है कि अमीर लोगों पे ज्यादा आप टैक्स ले लीजिए, है ना। जैसे कि अगर किसी का वेल्थ बहुत ज्यादा है, 10 करोड़ वेल्थ है, आप बोलिए कि हर साल आपको 0.1% टैक्स देना पड़ेगा इस वेल्थ पर। वेल्थ, संपत्ति आसान नहीं है, क्योंकि ज्यादातर हमारे देश में वेल्थ क्या है, वो तरल नहीं है, वो लॉक्ड अप है, किसी प्रॉपर्टी में लॉक्ड अप है। आप किसी को 10 करोड़ वाला घर है, वो आपको बताते होंगे पार्टी में आके, यार मैंने जो घर खरीदा था ना 2 करोड़ का, वो आज 6 करोड़ का हो गया। लेकिन वो बेच रहे हैं क्या? नहीं बेचेंगे। तो ये सब ख्याली वेल्थ है, संपत्ति है। या स्टॉक मार्केट में किसी ने बहुत सारा पैसा लगाया, अगर सब लोग स्टॉक मार्केट से पैसा निकालने लगे तो स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा। लेकिन ये वेल्थ को मतलब क्या फिस्कल डेफिसिट को छोड़कर भी और उपाय है? उपाय जरूर है, वो है अमीरों पे ज्यादा टैक्स लगा। लेकिन आज वो नहीं हो सकता, क्योंकि अमीर भी खर्च नहीं कर पा रहे हैं, अमीर भी अफेक्ट हुए हैं, बिजनेस भी नहीं चल रहा है। खैर, मैं उससे पहले आपका 7% वाली बात बताता हूं। सोचिए कि आज हम कह रहे हैं कि 24% पहले क्वार्टर में गिर गया है, और ज्यादातर लोग कह रहे हैं, जो लोग सरकार के समर्थक हैं, जो इकोनॉमिस्ट है, काफी सरकार के क्लोज हैं, वो भी कह रहे हैं 5%, कोई कह रहा है 6%, कोई 10%। इस साल हमारी इकोनॉमी गिर जाएगी, है ना। तो आप सोचिए कि अगर इकोनॉमी 10% गिर गई तो, और उसके बाद 7% ग्रोथ हुआ, इस साल 10% गिर गई, 10% गिर गई, मतलब अगर 100 रुपए पिछले साल था, अगले साल वो 90 पे आ जाएगा। उसमें 7% ग्रोथ भी होगा तो भी तो 96 रुपए 30 पैसे पे पहुंचेंगे ना। पिछले साल के वहां पे पहुंचेंगे, तो 7% से क्या होगा? लोग ये समझते नहीं है कि पहले अगर 10% गिरा, उसके बाद वापस उसी लेवल पे जाने के लिए 11% ग्रोथ होना पड़ेगा। 7% से कुछ नहीं होगा। 7% अगले साल हो तो भी वो पिछले साल से नीचे है। 2 साल 7% होगा तो फिर हम 103 रुपए पे जाएंगे। तो 7% कुछ नहीं होता है, इससे ज्यादा ही होगा। अगले साल 7% से ज्यादा होगा, कम नहीं होगा, क्योंकि लेवल नीचे चला गया। खैर, जैसे हम बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि अगर मोनेटाइज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, अगर लोन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। ये एक जिसको कहते हैं स्टॉक मार्केट या पिंक पंडित, जो पिंक पेपर पंडित होते हैं, उन्होंने एक हमारे दिमाग में बिठा दिया है संदीप जी, कि सरकार एक तरीके का एक परिवार है। जैसे अगर आज हम एक महीने में 50,000 रुपए कमा रहे हैं, उसके जगह अगर 60,000 रुपए खर्च करें तो हमारा लोन हो जाएगा 10,000 का। वो हम कैसे पे करेंगे, है ना। तो वो हमारे ऊपर बोझ है।
जो चीज ये आपको नहीं बताते हैं कि परिवार और सरकार में एक फर्क होता है। परिवार के पास नोट छापने की मशीन नहीं होती, उसी को कहते हैं फाइनेंसिंग या प्रिंटिंग वंस वे आउट, जो रुचि शर्मा जी कह रहे हैं कि हम नहीं कर सकते। वो ये नहीं बताएंगे आपको कि 2008-9 के बाद अमेरिका की जो आरबीआई है, मतलब यूएस फेड, सेंट्रल बैंक, उन्होंने जिसको कहते हैं बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम जो किया था, एसेट बाइंग प्रोग्राम जो किया था, वो प्रिंटिंग से कुछ कम नहीं है। वो वही बात है, आसान भाषा में वो नोट छापना है। बॉन्ड आप अगर रिलीज कर रहे हैं, वो आसान भाषा में नोट छापना है। बिल्कुल वही आप कर रहे हैं। हाँ। आप नोट छाप रहे हैं। जब सरकार ने आरबीआई को कहा था कि इंटरिम डिविडेंड ज्यादा दीजिए पिछले साल, आपको याद होगा, बिल्कुल याद है, एक वन टाइम डिविडेंड दिया गया था, है ना। उस वक्त उसको फाइनेंस करने के लिए वो जो डिविडेंड पेमेंट किया था आरबीआई ने, नोट छापना पड़ा था। तो नोट छापना एक किसी भी इकोनॉमी का एक पार्ट है। दूसरी बात, सोचिए कि मैं अब सोचता हूं कि नोट छापने की बात नहीं करते, हम सिर्फ एक परिवार की बात करते हैं। आज आपने एक नौकरी ज्वाइन की है और आपका आय है 50,000 रुपए, सोच लीजिए, अच्छी नौकरी, 50,000 स्टार्टिंग सैलरी, आजकल 50,000 अच्छी सैलरी होती है। और आप सोचते हैं कि मैं टाइम पे पहुंचने के लिए क्या करूं, मेट्रो से जाता हूं, टाइम पे नहीं पहुंच पाता हूं, बॉस दुखी हो जाते हैं, लगता है अगले साल इंक्रीमेंट नहीं हो सकता है, तो क्या करूं, एक बाइक ले लेता हूं, है ना। बाइक के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उधार लेना पड़ेगा, फाइनेंस करवानी पड़ेगी। अब आपने बाइक ली, आप टाइम पे पहुंच रहे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, आपके बॉस खुश हो गए आपसे, अगले साल आपको बाइक का जितना खर्चा था उसके दुगना इंक्रीमेंट उन्होंने दे दिया, है ना। तो क्या लोन लेना खराब हुआ? जी नहीं, लोन लेने से तो आपकी इनकम बढ़ गई। तो यही बात है, जब आप फिस्कल डेफिसिट बढ़ाते हैं, उसका खर्चा आप कहां पे कर रहे हैं, उसी के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जैक्टली। अगर सरकार उधार लेकर खर्चा इन चीजों पे करे जिससे देश की आमदनी बढ़ेगी, है ना, तो फिर आप कह सकते हैं कि इसका फायदा है, फिस्कल डेफिसिट फिर बढ़ाना चाहिए। और जो ये इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं ना, और खासकर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या ये बाकी जो फंड्स घूम रहे हैं, ये फिस्कल कंजर्वेटिज्म है, आर्थिक रूढ़िवादी सोच है। आपदा काल में ये सोच चलती है क्या? आपदा काल में आप क्लासिकली सोचेंगे कि नहीं, फिस्कल वित्तीय घाटा मत बढ़ने दो, इकोनॉमी अनस्टेबल हो जाएगी। हाँ, किस बात की अनस्टेबल होगी? आपको एक और चीज बताता हूं, बोलते हैं ये लोग कि फिस्कल डेफिसिट अगर बढ़ाया जाए, अगर सरकार लोन ले ले, अगर सरकार पैसा छाप दे, तो वो बढ़ जाती है, महंगाई दर बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि देश में है 100 चीजें, आज 100 रुपए थे, हर चीज को औसतन 1 रुपए में हम खरीद रहे थे। अगर सरकार 10 रुपए और छाप दे तो चीजें तो उतनी ही है 100, लेकिन अब उतनी चीजों के लिए 110 रुपए मार्केट में है, तो हर चीज का औसतन दाम 1 रुपए 10% बढ़ गया। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इसमें यह माना जा रहा है कि हमारी इकोनॉमी सिर्फ वही 100 चीज बन सकते हैं। जी नहीं, आप आरबीआई का डेटा ले लीजिए, जो कि सैंपल कम हो रहा है, लगातार कम हो रहा है आरबीआई का जो सैंपल है, आरबीआई का आप डेटा ले लीजिए, उसमें भी आप देखेंगे कि हमारे देश में जितनी फैक्ट्रियां हैं, अगर उनके पास 10 मशीन है, 10 में से 7 वो चलाते हैं, मतलब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जिसको हम कह रहे हैं, 6 से 7 वो चलाते हैं। अगर वो चाहे तो और बढ़ा सकते हैं। अब आप सोचिए कि मैंने 10 मशीन खरीदा है संदीप जी, अगर मैं उन 10 मशीनों में 100 शर्ट बनाऊं, तो हर 10 मशीन का औसत खर्चा उस 100 शर्ट में आएगा। लेकिन अगर 100 शर्ट बनाने का मार्केट मेरे पास है नहीं और मुझे 70 शर्ट बनाना पड़ा है, मशीन तो उतनी ही है ना। एग्जैक्टली। तो मशीन कॉस्ट औसतन प्रति शर्ट में मेरा बढ़ रहा है। इसका मतलब अगर लोगों के हाथ में पैसा दिया जाए और डिमांड 100 शर्ट पर पहुंच जाए, तो औसतन खर्चा जो एक चीज बनाने में जाएगा वो कम होगा, दाम कम होंगे, बढ़ेंगे नहीं। ये जो सिंपलिस्टिक, जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स, टेक्स्ट बुक इकोनॉमिक्स सिखाया गया है पिछले 30 साल से हमारे लोगों को, और पिंक पेपर और मार्क और ये सारे जो पंडित हैं, जो सारे स्टॉक मार्केट गुरु आते इकोनॉमिस्ट बन के टीवी पर,
इन्होंने जो हमारे जहन में बिठा दिया है ना, ये चीज एक बहुत ही खतरनाक चीज है और इसका फायदा सिर्फ स्टॉक मार्केट को होता है और किसी को नहीं होता है। इसीलिए मार्केट बाजार गोता मतलब अर्थव्यवस्था गोता खा रही है, बाजार बम बम रहता है। अब थोड़ी बाजार से जुड़ी ही खबरें हैं, अर्थव्यवस्था से जुड़ी, शेयर मार्केट से नहीं। इकोनॉमिक टाइम्स की हेडलाइन है, ऑटो कंज्यूमर कंपनीज गो ऑल आउट टू रैंप अप आउटपुट। मतलब मारुति हो, टीवीएस हो, ह्युंडई हो, ये सब अपना उत्पादन बढ़ा रहे हैं। तो मतलब मांग बनती दिख रही है। लेकिन इसी से जुड़ी एक और खबर मिंट ने छापी है ऑन ये, ऑटो कंपनीज पुश न्यू लॉन्चेस टू नेक्स्ट ईयर। मतलब उत्पादन तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन नए मॉडल्स जो इंट्रोड्यूस करने की बात थी वो इस साल नहीं कर रहे हैं। वो टाटा मोटर्स हो, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, रेनो हो, निसान हो, एनफील्ड हो, ये अपने नए मॉडल अगले साल करेंगे। तो मतलब एक तरफ उत्पादन बढ़ा रहे हो पर नए मॉडल अगले साल के लिए मुलतवी कर रहे हो, ये क्यों हो रहा है? देखिए, बात यह है कि जब ये फिर से हेडलाइनिंग की बात है, आपको लगेगा कि जब कोई कहता है कि ऑटो कंज्यूमर कंपनी रैंपिंग अप आउटपुट, आपको लगेगा कि वो और भी चीजें बना रहे हैं। जी नहीं, अंदर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि उन्होंने जो कट कर दिया था प्रोडक्शन, है ना, जो प्रोडक्शन उनका गिर गया था, पहले अगर 100 गाड़ियां बना रहे थे, लॉकडाउन में 40 बना रहे, अब 80 बनाएंगे, उसको उन्होंने रैंप अप आउटपुट कर दिया। रैंप अप आउटपुट तो तब होता है ना जब आप नए मशीन लगाते हैं, नया फैक्ट्री खोलते हैं, 100 बनाते 120 बनाएंगे। उनका कहना है कि फेस्टिवल सीजन से पहले हमें लगता है कि अब गाड़ियां फिर से बिकेंगी, क्योंकि पूरे लॉकडाउन में गाड़ियां बिकी नहीं है। इसको आप हेडलाइन में डाल दीजिए, जैसे वो जेमी डिमॉन वाला कहा था कि इंडिया टू ग्रो एट 7% सून। जो वो कह रहे कि सितारों को छूने की आकांक्षा रखनी चाहिए भारत को, 7% के ग्रो करने की कोशिश करनी, उसमें हेडलाइन में बना दिया। आप एक और चीज है कि अगर मैं इसी जो आप कह रहे इकोनॉमिक टाइम्स वाली पढ़ूं तो रैंप अप इन प्रोडक्शन जुलाई 1.7 लाख यूनिट्स, ऑलमोस्ट 40% मोर देन जून। इधर फर्दर ये मारुति सुजुकी और hyundai की बात कर रहे हैं हम, है ना, जून में हम जानते हैं कि कम हुआ था। हाँ। पिछले 1 साल से आउटपुट कट हुआ है। आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है। लोगों के पास नौकरी नहीं है, हम जानते हैं मिडिल क्लास की नौकरी गई है, व्हाइट कॉलर जॉब 66 लाख गई है। व्हाइट कॉलर जॉब मतलब जो व्हाइट कॉलर जॉब, बहुत अहम बात आप कह रहे हैं। मतलब डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, 3 में से 1 की नौकरी गई है। सीएमआई का जो आंकड़ा है, 1 करोड़ 88 लाख थे, वो 1 करोड़ 20 लाख पर आ गए। बिल्कुल। तो मैं कह रहा हूं कि ये लगातार कह रहे हैं जो चीज, ये रैंप अप। एक और चीज है, लॉकडाउन अगर 3-4 महीने चले हैं, है ना, अगर मुझे खरीदना था गाड़ी, मेरी गाड़ी 10 साल की हो गई, मुझे खरीदना है गाड़ी, लॉकडाउन के चलते मैं खरीद नहीं पाया या मैंने कहा अभी नहीं खरीदूंगा, तो ये जो पेंट अप डिमांड है ये कभी ना कभी आएगा। लेकिन उसके अगले महीने में होगा या नहीं कोई नहीं जानता। अब 3 खबरें हैं ऑनलाइन, ये बड़ी दिलचस्प हैं, ये दर्शकों को जाननी चाहिए कि ये भी होता है। और इस पे छोटे छोटे कमेंट चाहूंगा। लास्ट 5 मिनट्स हैं, हम 3 खबरों को रैप अप करेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स की फ्रंट पेज की खबर है, नाउ एयर इंडिया प्लानिंग जॉय राइड्स टू नोवेयर। अब जॉय राइड्स टू नोवेयर मतलब वो आप जाइए, एयरपोर्ट जाइए और हवाई जहाज में बैठिए, वो दिल्ली को से चारों तरफ घुमाएंगे कि देखिए ये कुतुब मीनार, ये लाल किला, ये जामा मस्जिद, और उतार लाएंगे आपको। ये जॉय राइड्स टू नोवेयर हैं। कॉन्टास एयरलाइंस ने ये किया था। मतलब ये हो क्या रहा है ऑनलाइन? हेल्थ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं भैया कोविड के केसेस 1 लाख हो रहे हैं लगभग रोजाना, आप ये क्या कर रहे हैं? आप देखिए कि सरकार ने तो पहले ही कहा था कि अगर हम प्लेन में सोशल डिस्टेंसिंग या गैप मेंटेन करेंगे तो बीच वाला छोड़ नहीं सकते, नहीं तो एयरलाइंस को लॉस हो जाएगा। तो सवाल यह है कि क्या आगे है आपका कॉर्पोरेट का फायदा, और इसमें मैं कॉर्पोरेट में सरकारी कंपनी भी डाल रहा हूं, क्योंकि एयर इंडिया को भी आपने कहा है कि आप प्रॉफिट नहीं करेंगे तो हम बेच देंगे। हाँ, खैर खरीदने वाला कोई है नहीं, वो अलग, वो इसीलिए बेच नहीं पा रहे ना, अब इसीलिए अब कमाई के साधन ढूंढने लगे, बिकी नहीं रही। बिल्कुल। हाँ, अब अगर कोई, अब
लोगों पे निर्भर है। वो जॉय राइड लेकर खुद मरना चाहते हैं कोविड से, या मरना नहीं, खैर मरना अपनी जान खतरे में डालना चाहते हैं। मरने वाले बहुत कम होते हैं। हाँ। लेकिन कोविड का इंपैक्ट काफी लंबा होता है और कोविड स्प्रेड हो रहा है और उसका कोई वैक्सीन नहीं है, कोई नॉन क्योर नहीं है, इसलिए उससे बचना सबसे जरूरी है। नहीं, फैंटास्टिक आइडिया अपने आप में ये, सही में मतलब फैंटेसी वर्ल्ड में ही है जो ऐसे फैसले ले रहे हैं। बिल्कुल। अब दूसरा एक और फैसला बड़े गाजे बाजे के साथ इसकी चर्चा हो रही है बहुत सारे चैनल्स पर, और कुछ सांसद कह रहे हैं देखिए हमने ये मुद्दा उठाया, न्यू यूपी फिल्म सिटी टू कम अप नियर जेवर एयरपोर्ट साइट। अब जो मुंबई में हो रहा है पूरा तमाशा, उसे देखते हुए 1000 एकड़ यमुना एक्सप्रेसवे पर यूपी सरकार ने मुकर्रर कर दिया है, वो जगह दे दी गई है कि यहां पर फिल्म सिटी बनेगी। और जहां मैं बैठा हूं 16A, नोएडा का 16A सेक्टर, ये भी फिल्म सिटी है। यहाँ फिल्म के लिए एक भी शूटिंग नहीं होती, यहाँ सारे न्यूज चैनल्स चल रहे हैं। ये जो प्लॉट्स भी थे, ये प्लॉट्स किसी और के होते थे, उन सबको बाकी फिर चैनलों ने खरीदा। तो ये 1000 एकड़ में फिल्म सिटी आना कितना वायबल लगता है आपको? देखिए, ये सारा डिपेंड करता है कि क्या सरकार नज कैसे करे, है ना। अगर केंद्र सरकार और बीजेपी की है, यूपी सरकार बीजेपी की है, अगर वो हाथ मिलाकर कहे कि जो भी यहाँ पे मूवी बनाएगा उसको हम सस्ते में फाइनेंसिंग देंगे, टैक्स फ्री होगा, और इसको आप कह सकते हैं कि ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें नौकरी बनानी है यहाँ पे, तो कुछ मूवीज वहां पे बन सकती है ना। अगर आप और प्रॉब्लम क्रिएट करें बॉम्बे बॉलीवुड फिल्म मेकर्स को, तो हो सकता है वो भी कहे कि भैया मुझे ड्रग एडिक्ट मत बनाइए, मैं नोएडा फिल्म सिटी में ही, यूपी जेवर फिल्म सिटी में फिल्म बनाऊंगा, बस मुझे ड्रग एडिक्ट मत बोलिए गोदी मीडिया में। तो वो हो सकता है ये बिजनेस प्लान बन जाए। आपने जो ये कहा ना कि भाई मुझे नशेड़ी लेबल मत कीजिए, इसका असर हो रहा है एक और जगह ऑनलाइन, और ये बिजनेस स्टैंडर्ड की फ्रंट पेज की खबर है। एडवर्टाइजर्स सी स्टार्स एज ड्रग इन्वेस्टिगेशन नेट वाइडन्स। मतलब यहां पर वो कह रहे हैं कि जो ये एडवर्टाइजर्स हैं उनको तारे नजर आने लगे हैं जैसे जैसे ये ड्रग की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, जनवरी से मार्च तक 45% फिल्म एक्ट्रेसेस प्रेफर होती थी, ये 43 हो गया गिरकर अब 39 हो गया है। फिल्म एक्टर्स 38 से 36 और अब 35, और स्पोर्ट्स पर्सन 11% चॉइस होती थी, 15% हुई और अब 20%। यानी कि एडवर्टाइजर्स कह रहे हैं भैया पता नहीं कितना रायता फैला हुआ है, किस किस का नाम आएगा। अभी ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए फिल्म सितारों को और खास अभिनेत्रियों को अभी साइन मत कीजिए, ये भी असर हो गया है। मुझे पता नहीं क्या शायद आईपीएल के टाइम पे क्रिकेटर्स का ज्यादा बढ़ता है या नहीं, वो भी मुझे पता नहीं। हाँ वो बढ़ेगा, वो तो बढ़ता है, नेचुरल है वो। हाँ, तो वो भी थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन सही बात है, ये आपने एक जिसको कहते हैं छोड़ दिया है। अब किसी को भी ये ढूंढ रहा है, मिसाइल ढूंढ रहा है, सीकर, हंटर सीकर मिसाइल है, किसी को भी पकड़ेगा। और मार्केट पे इसका असर पड़ता है, मार्केट पे असर पड़ता है ना इस बात का। देखा मैंने सलमान खान ने शायद किसी उनके लॉयर ने कोई दिया है कि सलमान खान हैज नो कनेक्शन विद कोई कंपनी जिनको कहा जा रहा है कि उसके कुछ लोग ड्रग बेच रहे हैं। तो ये अब ढूंढता रहेगा जब तक आप उसमें जिसको कहते हैं हाथ जोड़ के नहीं कहेंगे कि भैया हमें छोड़ दीजिए, हम जाएंगे जहां आप कह रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, वक्त निकाला, आसान सीधी सादी सरल भाषा में आपने आज की खबरें समझाई। तो आज का मनी मंत्र में बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।